ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और जो टूरिस्टिक इंटरेस्ट के सिटीज है एक दूसरे काफी दूरी पे बसे हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका काफी टाइम या पैसा या दोनों वेस्ट हो सकता है। तो ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें बताऊंगा कि आपका टाइम और पैसा कम से कम खर्चा हो और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए अपने ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप में। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि आपको कब जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या इटनरी फॉलो करनी चाहिए, कितना खर्चा होने वाला है और इस प्लानिंग से जुड़ी हुई तमाम जरूरी जानकारियां। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉन्क। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक बढ़िया सा ट्रिप। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कब जाना चाहिए, बेस्ट सीजन क्या है। बार बार मैं बताता हूँ कि हमारा देश यानी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे यहाँ जब विंटर्स होता है तो ऑस्ट्रेलिया में समर्स होता है और जब ऑस्ट्रेलिया में समर्स होता है तो हमारे यहाँ विंटर्स होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए अपना ट्रैवल प्लान करते टाइम। तो अगर आप मेरे से प्लेजेंट टाइम या सूटेबल टाइम पूछेंगे मैं बोलूँगा सितंबर से नवंबर के बीच में और दूसरा है मार्च से मई के बीच में। उस समय पे ना तो बहुत ज़्यादा पीक सीजन होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। आपको एकोमोडेशंस, कार रेंटल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें रिलेटिवली सस्ते दाम में मिल जाएगी और टूरिस्टिक जगहों पे आपको भीड़ भी थोड़ी कम मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपको कितने दिनों का ट्रैवल प्लान करना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रिप डिपेंड करता है कि आप किन किन सिटीज़ को कवर करने वाले हैं। अगर आप सिडनी और मेलबर्न को ही कवर करने वाले हैं तो मेरे ख्याल से 9 से 10 दिन का टाइम आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेट बैरियर रीफ का एरिया के साथ सिडनी मेलबर्न करना चाहते हैं या फिर ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट के साथ सिडनी मेलबर्न करना चाहते हैं तो आइडियली आपको 14 दिनों का टाइम रखना चाहिए इन सारे ही जगहों को ढंग से कवर करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे पहुंचा जाए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी कोई बड़ी टेरिटरी आपको कवर करनी हो ट्रैवल करने के लिए तो आप कोशिश कीजिए कि एक सिटी में लैंड कीजिए और दूसरी सिटी से एग्जिट कीजिए रादर देन रिटर्न फ्लाइट किसी एक सिटी का लीजिए। मैंने एंट्री की थी केन्स में और वापसी की थी मेलबर्न से। एयर इंडिया और कॉन्टास की फ्लाइट से जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से सिडनी या मेलबर्न के लिए या दोनों जगह के लिए फ्लाई करते हैं वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट फ्लाई करना है। अगर आपको वाया फ्लाई करना है तो सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं वाया सिंगापुर, या फिर हांगकॉन्ग होते हुए आप कैथे पैसिफिक से भी जा सकते हैं। वो ऑप्शन भी आपके पास एक्सप्लोर करने लायक है। सपोज आप केन्स आ रहे हैं इंडिया से और वापस मेलबर्न से आ रहे हैं तो आपका रिटर्न टिकट लगभग 50 से 60 हज़ार में ढंग की एयरलाइंस इन सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर कैथे पैसिफिक जैसे एयरलाइंस में एडवांस में प्लान करने में आपका हो जाएगा। अगर ये वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लाइक, कमेंट और शेयर से यूट्यूब को लगता है कि वीडियो काम का है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और वीडियो की रीच बढ़ती है। नेक्स्ट मुद्दा है वीज़ा का। वीज़ा आपको पहले से अरेंज करना पड़ता है। मैं एडवाइस करूंगा कम से कम 2-3 महीने पहले आप अप्लाई कर दीजिए जाने से। कैसे अप्लाई करना उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो चेक कर लीजिएगा। ब्रीफली बता देता हूँ, लगभग 20-25 दिन का टाइम लगता है प्रोसेसिंग में और ख़र्चा होता है लगभग क्या पूरा 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। वीज़ा के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायो सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे तो आप कुछ भी अपने साथ मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें कैरी कर रहे हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जो भी चीज़ आपने डिक्लेयर की आपके सारे बैग्स खोल के चेक किए जाते हैं कि कहीं वो ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरा एंड फौना को किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते हैं। डिक्लेयर डेफिनेटली कीजिएगा, अदरवाइज आप मुसीबत में फंस सकते हैं। वीज़ा की बात करते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक सिम कार्ड की। मैंने एयरआलो का सिम कार्ड यूज़ किया था एक फ़ोन में, अपने फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप ई सिम पहले से परचेज कर लीजिए। कैसे करना, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा, उसको यूज़ कीजिए। और फिजिकल सिम भी लिया था मैंने अनु के लिए। वो फिजिकल सिम मैंने लिया था ऑप्टस का सिम मुझे पड़ा था 7 डेज़ वैलिडिटी वाला, कुछ 12 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का 5 GB डेटा था। अगर आप 2 वीक के लिए जा रहे हैं तो सेम सिम को वापस से टॉपअप भी कर सकते हैं। करेंसी की केस मैं कार्ड पे रिलाई करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप पे कार्ड पे रिलाई करें। अगर आप कैश कैरी करने में कंफर्टेबल है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑफ इंडिया से अपना INR को कन्वर्ट करके साथ में कैरी कीजिए। और अगर आप कार्ड्स को लेके कंफर्टेबल हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट कीजिए। मैंने सिर्फ $200 निकाले थे, लास्ट तक मैं खर्चा नहीं कर पाया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कार्ड पे बेस्ड है। हर जगह आपका कार्ड चलता है, कार्ड पे रिलाई करना है तो फॉरेक्स मार्कअप फ्री वाले काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कैश ATM से विड्रॉ करना है, नियो के डेबिट कार्ड्स है वो मैं यूज़ करता हूँ कैश विड्रॉ करने के लिए, उसको यूज़ करके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है इंटरसिटी ट्रांसफर्स का, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जाना है। जैसे मैंने जो आइटनरी बनाई है इसमें मैंने फॉलो किया है केन्स, फिर व्हिटसंडे आइलैंड्स, फिर सिडनी, फिर मेलबर्न। तो छोटी छोटी दूरी के लिए जैसे आपको केन्स से व्हिटसंडे जाना है तो आप बस भी ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं।
छोटी दूरी के लिए 500, 600, 700 किलोमीटर के लिए बस और ट्रेन दोनों ही कंफर्टेबल है। प्राइसेस मोर और लेस दोनों के सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी जाना है स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फ्लाइट लीजिए, आपका टाइम बचने वाला है। ट्रेन के भी ऑप्शन है पूरे के पूरे ईस्ट कोस्ट पे, यानी कि केन से लेके मेलबर्न एडिलेड तक आपको ट्रेन भी मिल जाती है, बस भी मिल जाती है, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आपके पास टाइम बहुत सारा है तो आप ट्रैवल कीजिए, पूरे देश को देखते हुए जाइए। 3 एयरलाइंस है जो सारी सीरीज को कवर करती हैं, जेटस्टार, क्वांटास और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों एयरलाइंस में जेटस्टार सबसे सस्ती है और काफ़ी सारी डील्स आती रहती हैं। आपको सस्ते में फ्लाइट बुक करना है तो आप उनकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जब भी डील्स आएंगी तो आपकी ईमेल में वो डील्स दिख जाएंगी। इंटरसिटी के बाद बात करते हैं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के केस में जितने भी बड़े शहर हैं, मेनली मैंने सिडनी और मेलबर्न देखा, दोनों ही जगह पे बसेस का, ट्राम्स का, ट्रेन्स का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो शहर के अंदर घूमने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे और टैक्सी ऐप्स भी हैं जो कि चलते हैं, जैसे ऊबर वगैरह लेना चाहे या 13 कैब्स है, और भी जो टैक्सी ऐप्स वहाँ पे चलते हैं वो मैं डाल दूंगा, लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं। ट्रेन्स, ट्राम्स, बसेज काफ़ी कन्वीनियंट है और रिलेटिवली सस्ती हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कार ड्राइव करने के लिए कंफर्टेबल है तो कार रेंट करके घूमिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सकर्शन जो है शहर से बाहर है, स्पेशली सिडनी, मेलबर्न, केन्स, तीनों ही जगह पे। तो अगर आपके पास कार है खुद चलाना है, कोई इशू नहीं होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। पर डे आपकी 2000 से 3000 का खर्चा होगा और आपको एक ढंग की ऑटोमेटिक कार मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे प्राइसेस भी दिख रहे होंगे तीनों सिटीज़ के, केन्स, सिडनी और मेलबर्न के। सबसे सस्ती कार्स मैंने सिडनी में देखी थी, केन्स में रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा महंगी थी। अगर आपको एक्सकर्शंस पे जाना है, जो जाएंगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप कार लेके घूमिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको किसी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की तरह से ही ऑस्ट्रेलिया में आप सड़क के लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाते हैं और राइट साइड पे बैठते हैं, और ड्राइविंग काफ़ी आसान है, रोड्स काफ़ी अच्छी है। अगर आप सिडनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं और आपके पास 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको किसी भी कार्ड की खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली टैप एंड पे करके पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। मेलबर्न में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर आपको माइकी करके कार्ड है वो ख़रीदना होता है। कैसे ख़रीदना उसके लिए एक मेलबर्न में डिटेल वीडियो, उसको चेक कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मेलबर्न में भी शायद आने वाले दिनों में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा शुरू होने वाली है, ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। नेक्स्ट मुद्दा है एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन के केस में मैंने देखा कि आपको केस में भी 5000, 6000, 7000, 8000 में ढंग के 8+ रेटिंग वाले एगोडा पे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप हॉस्टल्स की बात करेंगे तो 2000 से 3000 के बीच में हॉस्टल पे मिल जाते हैं। सिडनी मेलबर्न में भी आपको सेम रेंज में ये लगभग होटल्स मिल जाते हैं, सिटी सेंटर के आसपास 7000, 8000, 7 से 10,000 के बीच में मोटा मोटी आप समझ लीजिए। और अगर आप किसी आइलैंड की बात करेंगे, जैसे मैं हैमिल्टन आइलैंड पे रुका था, तो वहाँ पे ये खर्चा सीधे 20 से 25-26,000 के बीच में पहुँच जाता है एक रात के लिए। नेक्स्ट मुद्दा है आपके खाने का। खाने के केस में सिडनी हो या मेलबर्न, भर के इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, भर के वेजिटेरियन खाना मिलता है। कई बार आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप देश के बाहर है। सिडनी में तो एक एरिया है हैरिस पार्क करके, वहाँ पे तो आपको चारों तरफ इंडियन स्ट्रीट फूड्स भी मिलेंगे, गोलगप्पा भी मिलेगा, जलेबी भी मिलेगा। इंडिया में वेजिटेरियन फूड को लेके आपको सिडनी मेलबर्न में परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। केन्स में भी आपको इंडियन फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे, स्लाइटली कम होंगे, और जो रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ पे डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको वीगन फूड या पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह की चीज़ों पे काम चलाना पड़ेगा। सपोज़ एली बीच पे विटसंडे के पास में या फिर हैमिल्टन आइलैंड में आपको इंडियन फूड खोजने में दिक्कत हो सकती है। उस केस के लिए या ऐसे केसेस के लिए आप थके हुए हैं, उन केसेस के लिए आप साथ पे फूड पैकेट्स कैरी कर सकते हैं। खाने के पैकेट्स आप अपने साथ लेके जाइए। खाने के पैकेट्स ले जाने के साथ साथ आपको पहले बता रखा मैंने कि बायोसिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन आपके साथ खाने का पैकेट है तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ 14 दिनों की डिटेल्ड आइटनरी। और मैंने ये जो आइटनरी बनाई 14 दिनों की, इसका एक गूगल शीट मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कीजिएगा। अपनी साइड से कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको। मैंने इस आइटनरी जैसा पहले बताया था, मैंने रखा है केन्स, विटसंडे, सिडनी एंड मेलबर्न। मेरी आइटनरी के हिसाब से सबसे पहले आप लैंड करेंगे केन्स में। केन्स में आपने लैंड किया, आराम किया। नेक्स्ट 2 डेज में आप केन्स और आसपास का एरिया देख सकते हैं। पहले दिन ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर से आप ले सकते हैं एक सीनिक फ्लाइट और विजिट कर सकते हैं कुरांडा नेशनल पार्क। वहाँ पे जाने के 2-3 तरीके हैं। तो जैसे मैं कार रेंट करके गया था, कार रेंट करके जा सकते हैं, या फिर एक सर्कुलर ट्रिप सी होती है केन से, जिसमें आप केबल कार से ऊपर जाते हैं और ट्रेन से नीचे वापस आते हैं, या वाइस वर्सा। और नेक्स्ट डे पे एक डाइनट्री नेशनल पार्क है, इमेजेस आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो ड्राइव है वाया पोर्ट डगलस, अमेजिंग। तो 2 दिन केन्स में बिताने के बाद 3rd डे आप अपने लिए रखिए, जिसमें आप ट्रैवल करेंगे केन से विटसंडे के लिए, जो कि
टोटल जो ट्रैवलिंग टाइम है 10-11 घंटे के आसपास है। सुबह सुबह ट्रेन चलती है 9:30 की और 7, 7:30, 8 बज जाते हैं लगभग। बस का भी ऑप्शन है, केन से आप व्हिटसंडे बस से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। इसके अलावा आप एली बीच पे रात को रुकेंगे होटल में, और नेक्स्ट डे आप पूरे दिन व्हिटसंडे आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और शुरू के 4-5 दिन जो मैंने केन्स और व्हिटसंडे के बताए, अगर आपको केन्स और व्हिटसंडे नहीं जाना तो पूरे आइटनरी में से आप 4-5 दिन साफ कर दीजिए और आराम से सिडनी और मेलबर्न की आइटनरी को फॉलो कीजिए। अगर आप केन्स और व्हिटसंडे हटा के गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन भी आप आराम से 4 दिनों में कवर कर सकते हैं। डे 5 पे आप सिडनी के लिए वहाँ से रवाना हो सकते हैं। व्हिटसंडे से 2 ऑप्शन है वापस सिडनी निकलने के लिए, या तो आप हैमिल्टन आइलैंड से फ्लाइट पकड़ सकते हैं या फिर एली बीच से। और जो क्रूज़ लेंगे आप व्हिटसंडे घूमने के लिए, उस क्रूज़ कंपनी को भी बोल सकते हैं आपका बैग, इन केस अगर आप हैमिल्टन आइलैंड पर रुकने वाले तो आपका बैग वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप हैमिल्टन पर रात को रुकिए, अगले दिन सुबह सुबह आप फ्लाइट पकड़ के सिडनी चले जाइए। और अगर एली बीच से कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है तो आप हैमिल्टन की जगह बैग एली बीच वाले होटल में छोड़ दीजिए, वापस एली बीच आइए, एली बीच से फ्लाइट पकड़ के आप सिडनी चले जाइए। अगले 5 दिन आप डेडिकेटेडली सिडनी में बताइए, डे 5 से डे 9 तक, जिसमें आप सिडनी के सारे अट्रैक्शंस को आराम से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ 2-3 डे ट्रिप्स ले सकते हैं, जैसे कियामा करके एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा टाउन है जहाँ मैं गया था, उसका वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा मैं ब्लू माउंटेन गया था, एक दिन वहाँ डेडिकेट कर सकते हैं। प्लस सिडनी के आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे बीचेज़ हैं, बीच वॉक्स हैं, बॉन्डाई बीच है, या फिर एक टारुंगा ज़ू है। सिडनी सिटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये सारी चीज़ें आप 4-5 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। 10वें दिन आप फ्लाइट पकड़ के मेलबर्न जा सकते हैं। मेलबर्न में 2 एयरपोर्ट्स है, एक तो मेलबर्न एयरपोर्ट, दूसरा एवलॉन एयरपोर्ट। अगर आप मेलबर्न से ग्रेट ओशन रूट का ग्रुप टूर लेने वाले हैं तो मैं एडवाइस करूँगा आप मेलबर्न जाके मेलबर्न के होटल में रुकिए। पर अगर आप सेल्फ ड्राइव करने वाले हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एवलॉन एयरपोर्ट की फ़्लाइट लीजिए। एवलॉन के पास एक छोटा सा शहर है जिसको बोलते हैं जिलोंग। जिलोंग से ग्रेट ओशन रूट की ड्राइव काफ़ी आसान है और लगभग 1 घंटे आपके बचते हैं टू एंड फ्रो मेलबर्न के। आप जिलोंग से पूरी ड्राइव करके वापस जिलोंग में आके रुक जाइए। 2 रात आप जिलोंग में रुकने की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद आप मेलबर्न शिफ्ट हो जाइए। मेलबर्न में 3 दिन रुकिए, जिसमें से 1 दिन आप फिलिप आइलैंड का टूर ज़रूर कीजिए, मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही सुंदर जगह। और बाकी बचे हुए 2 दिनों में आप मेलबर्न के लोकल साइट्स आराम से एक्सप्लोर कर पाएंगे, काफ़ी चिल और रिलैक्स माहौल में। ये सारी चीज़ें करने के बाद 14 दिन आपके बीत चुके होंगे और 15वें दिन आप फ्लाइट लेके अपने घर वापस। सारी की सारी जानकारी बेकार हो जाती है अगर आपको ये ना पता लगे कि कितना खर्चा हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब बात करते हैं बजट की। बजट के केस में मैं हमेशा बताता हूँ कि ये बजट एक कपल के लिए 14 दिनों के लिए। इस खर्चे का ब्रेकडाउन देखते हैं और पता लगाते हैं कि लगभग आपका कितना खर्चा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जो खर्चा होगा आपका, वो होगा फ्लाइट का। मैंने अप्रॉक्सीमेशन रखा है कि अगर आप टाइम से एडवांस में प्लान करके जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचना और ऑस्ट्रेलिया से वापस आना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप 1 वे टिकट्स लीजिए, केस जाइए, मेलबर्न से वापस आइए, सिडनी से वापस आइए, जहाँ से भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। तो ये टिकट्स आपके पड़ेंगे लगभग 60,000 पर हेड, यानी कि टोटल 1,20,000। फ्लाइट्स के बाद बात करते हैं हम लोग वीज़ा की। वीज़ा लगभग 22,000 रुपये पड़ेगा 2 लोगों के लिए। वीज़ा के बाद सिम कार्ड पड़ेगा लगभग आपको, एक आदमी अगर सिम कार्ड ले रहा है 14 दिनों के लिए तो 1100-1200 रुपये का पड़ेगा। अगर 2 लोग ले रहे हैं तो उसका डबल हो जाएगा। जैसा मैंने आपको एकोमोडेशन डिटेल करते टाइम बताया था कि आप 7 से 10,000 रुपये की बीच में एकोमोडेशन पा सकते हैं ढंग का 8+ रेटिंग वाला सारे शहरों में जहाँ जहाँ मैं इस आइटनरी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने 8,000 पकड़ा है लगभग पर नाइट, और 14 रातों के लिए मैंने पकड़ा है लगभग 1,20,000 रुपये। उसके बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जो भी फ़्लाइट्स हैं, केन से व्हिटसंडे की ट्रेन, व्हिटसंडे से सिडनी की फ़्लाइट, सिडनी से मेलबर्न की फ़्लाइट, ये सारा खर्चा मिला के आपका हो जाएगा 35,000 रुपये के आसपास में। और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे मैंने रेंटल भी बोला था, रेंटल का कॉस्ट भी मोटा मोटी आपको दिखा दिया था। अगर आप कार रेंटल इन सारे शहरों में कर रहे हैं और प्लस उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो 2 लोगों का खर्चा 40,000 में विद पेट्रोल एंड टोल हो जाएगा आराम से, जैसे मैंने किया था उस हिसाब से। उसके बाद अगर हम खाने की बात करें, मैंने अप्रॉक्सीमेटली माना है कि आपका 700 रुपये एक मील पे खर्चा होगा। ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड है होटल के साथ। तो 2 लोग 2 बार अगर 14 दिनों तक इस मील को सेम एवरेज पे कंज्यूम करेंगे तो लगभग आपका खर्चा होने वाला है 40,000 रुपये के आसपास। उसके बाद सबसे मोटा खर्चा है एक्सकर्शंस का। एक्सकर्शन के केस में वो भी जो मैंने केन्स में सीनिक फ्लाइट की थी उसका भी अप्रॉक्सीमेशन रखा है, प्लस मैंने जो क्रूज़ किया था व्हिटसंडे का उसका भी अप्रॉक्सीमेशन रखा है। इसके अलावा आपके ब्लू माउंटेन्स हैं सिडनी के पास में या मेलबर्न के पास में, फिलिप आइलैंड में जो भी अट्रैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ी तो मैंने
लगभग एक्सकर्शन के लिए रखा है 65,000 रुपये। अब इसमें से अगर आप केन्स वाला हिस्सा उड़ा देंगे तो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे भी कम हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं प्राइसेज को। और इन सारे खर्चों को अगर जोड़ते हैं तो ये बनता है लगभग 4,43,200। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 4,50,000 के आसपास का बजट आपको रखना पड़ेगा 2 लोगों के 14 दिनों के ऑस्ट्रेलियन टूर का। ऑस्ट्रेलिया के टूर में आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, उसके लिए वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलूंगा किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।